नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम अपनी छठी कक्षा में आपसे मुखातिब हुए हैं और इस छठी कक्षा में हम दिए गए सिलेबस में या पाठ्यक्रम में आगे की बिंदु का अध्ययन करेंगे। यह जो आगे की बिंदु है वह है आधुनिक काल में आपको अज्ञेय के संदर्भ में एक साहित्यिक परिचय से वाकिफ होना है। कल अज्ञेय को बतलाने से पूर्व अज्ञेय जिस वाद में प्रमुख रूप से और जिस वाद की स्थापना कर रहे थे और जिस दौर में लेखन का कार्य कर रहे थे उस दौर के विषय में आपको बतलाया और एक संक्षिप्त जानकारी उस संदर्भ में आपको मैंने दी, ताकि किसी भी चीज़ का सिलसिलेवार अध्ययन करने से पूर्व आपको उसकी पृष्ठभूमि का, पूर्व पीठिका का भली भांति ज्ञान होना अनिवार्य होता है। इसी कड़ी में अब हम बढ़ेंगे और आज की कक्षा है वह अज्ञेय का एक संक्षिप्त परिचय और अज्ञेय के एक साहित्यिक परिचय पर भी आधारित है। अज्ञेय का वास्तविक नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था और इनका जन्म 7 मार्च 1911 को, जैसा कि लिखा हुआ है 7 मार्च 1911 को हुआ और इनका निधन 4 अप्रैल 1987 को होता है। इनका जन्म जो है वह उत्तर प्रदेश के कस्या जिले में जो देवरिया के अंतर्गत है वहाँ इनका जन्म होता है और इनका जो बचपन बीतता है वह लखनऊ में बीतता है। 1911 से 1915 तक का जो दौर ये इनका बचपन का है वह लखनऊ में बीत रहा होता है। उस समय इन्होंने संस्कृत और जो पारिवारिक शिक्षा होती है उसको उन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद यह जम्मू कश्मीर और श्रीनगर की तरफ प्रस्थान करते 1915 से 1919 तक इन्होंने संस्कृत का, फारसी का एवं अंग्रेजी की प्रारंभिक दीक्षा ग्रहण करते हैं। 1919 से 1925 तक का जो दौर होता है उस संदर्भ में ये बिहार आते हैं, जहाँ नालंदा और पटना में यह उस समय के बहुत प्रसिद्ध जो विद्या के एक स्थापित प्रतिमान थे, जिनमें स्वर्गीय काशी प्रसाद जायसवाल, राय बहादुर हीरालाल और श्री राखाल दास बंदोपाध्याय जी के संपर्क में आते हैं। राखाल दास बंदोपाध्याय जी के सानिध्य में ही ये बांग्ला भी सीखते हैं। 1921 में यह नीलगिरी जाते हैं और वहाँ पर माधवाचार्य से इनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होता है। इसी के तदुपरांत यह अपनी माँ के साथ जालियांवाला बाग हत्याकांड के निमित्त यह के परिप्रेक्ष्य में यह पंजाब जाते हैं, जहां पर पहली बार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ इनके भीतर एक प्रकार की बेचैनी उत्पन्न होती है। पंजाब से 1925 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और 1925 से 1929 के बीच ये इंटर करते हैं साइंस में और क्रिश्चियन कॉलेज से मद्रास में जो स्थित है और बीएससी करते हैं फॉर्मन कॉलेज लाहौर से 1929 में। इसके बाद आपको यह पता भी होना चाहिए कि अज्ञेय क्रांतिकारी जीवन भी जीते हैं और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जैसी संस्था जिसमें आज़ाद जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे और भी तमाम बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, उनके साथ इनका संपर्क होता है और इस निमित्त में इन्हें कई बार जेल की यात्रा करनी भी पड़ती है, इन्हें कारावास भी होता है। और इसी कारावास के दौर में ये कुछ रचनाएं लिखते हैं, जैसे शेखर एक जीवनी ये लिख रहे होते हैं और जब ये भग्नदूत ये लिख रहे होते हैं जो 1933 में प्रकाशित होता है। 1936 में यह अब वापस जीविका के लिए कर्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उस समय में ये सैनिक का संपादन करते हैं। फिर उस संपादन को छोड़कर यह किसान आंदोलन से प्रेरित होकर किसान आंदोलन के उत्थान हेतु काम करते हैं और इसी अवधि में अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान जो बाद में हिंदी के भी प्रसिद्ध विद्वान बने, आचार्य श्री राम विलास शर्मा जी, प्रकाश चंद्र गुप्त जी, भागभूषण अग्रवाल जी, प्रभाकर माचवे जी और नेमिचंद जैन जो हिंदी के काफ़ी प्रसिद्ध ख्यातिकार साहित्यकार रहे हैं, इनके साथ इनका संपर्क होता है। इन तमाम चीज़ों के साथ धीरे धीरे यह 1947 में और 1950 के बीच इलाहाबाद में प्रतीक नामक पत्रिका का भी प्रकाशन करते हैं। 1943 में यह उसके थोड़ा सा पहले अगर हम आते हैं तो इन्होंने 1944 में शेखर एक जीवनी द्वितीय भाग का प्रकाशन होता है को लिखते हैं और श्रीकांत जो इनकी अनुदित रचना थी उसका भी प्रकाशन होता है। इनकी एक और रचना थी कोठरी की बात, जिसका 1945 में प्रकाशन होता है। 1950 से 1955 के बीच इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करते हैं और इसी अवधि के दौरान इनकी प्रमुख रचनाएं बावरा अहेरी और नदी के द्वीप प्रकाशित होते हैं। दूसरा सप्तक अरे यार याद रहेगा और जय जयदोल
जयदोल का प्रकाशन भी इसी दौर में होता है। 1955 से 56 के दौर में ये यूनेस्को के निमंत्रण पर यूरोप भ्रमण करते हैं और स्वदेश लौटने पर इनका विवाह होता है। इस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ती हैं और 1964 में आने पर आंगन के पार द्वार, यह इनकी जो रचना रही है, इस रचना पर इनको भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। तमाम बड़े बड़े चीज़ों से होकर ये आगे बढ़ते हैं। 1965 में ही ये एक साप्ताहिक था दिनमान, जिसका संपादन करते हैं और फिर जीवन में अनेक प्रकार के पुरस्कारों के माध्यम से, अनेक प्रकार के यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से व्यक्तिगत जीवन में ये आगे बढ़ते हैं और हिंदी की सेवा करते हैं। 4 अप्रैल 1987 में इनका निधन हो जाता है। दोस्तों, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिस दौर में अज्ञे लिख रहे थे वह दौर प्रयोगवाद का था और प्रयोगवाद से ही निश्रित होती हुई नई कविता का भी दौर शुरू हो जाता है। 1953-52 के बाद से 1953-52 के बाद से नई कविता का एक दौर शुरू होता है। नई कविता और प्रयोगवाद में बहुत अंतर नहीं था, एक ही धारा के भीतर से दूसरी धारा स्वतः ही उत्पन्न होने लगती है। कई सारे आलोचक यह मानते हैं कि नई कविता का पूर्वार्ध प्रयोगवाद है और उसका उत्तरार्ध पूर्ण रूप से नई कविता है। यह इनका हस्तक्षेप दोनों दौर में रहा है। ये प्रयोगवाद में भी लिखे हैं और यह नई कविता में भी लिख रहे होते हैं। तो इसीलिए इनकी विशेषताओं में दोनों ही भावधाराओं की, दोनों ही काव्य धाराओं की विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनका मैंने संक्षिप्त उल्लेख यहाँ पर किया हुआ है कि इनकी कविता अपने 4 प्रमुख चरणों से होकर गुजरती है। पहले चरण में विद्रोह और हताशा है, दूसरे चरण में शक्ति संचय होता है, तीसरे चरण में निस्वार्थ आत्मदान होता है, मतलब जहां जिसकी प्राप्ति की कोई आशा नहीं होती, उसके बावजूद आत्मदान करने की जो प्रवृत्ति होती है, त्याग करने की जो प्रवृत्ति होती है, उनकी कविता तीसरे स्टेप में, तीसरे चरण में उसका अतिक्रमण करती है। चौथे स्टेप में वो मानवीय दायित्व बोध से प्रभावित होते हैं, कहां पर मानव जीवन को उत्सर्ग में स्थापित होना है, कहां पर उसको अपनी जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्व से वाकिफ होना है, किस प्रकार से सामाजिक आंदोलन में उसे प्रवृत्त होना है। इन तमाम चीजों के आधार पर उनकी कविताएं मुखरित होती हुई दिखाई पड़ती हैं और जो भारतीय अस्मिता की पहचान है, यह भी उनकी लेखनी में भारतीय अस्मिता यानी कि भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति की जो अदम्य इच्छा शक्ति है, वह भी कहीं ना कहीं उसमें मुखरित होती हुई दिख जाती है। तो ये 4 प्रमुख चरण है, इन 4 प्रमुख चरणों से होती हुई उनकी कविता आगे बढ़ती है। अब जब इन तमाम चीजों को अपने कोड में समेटेगी, अपने कलेवर में स्थान देगी, तो निसंदेह उसमें कई विशेषताएं स्वतः ही प्रविष्ट कर जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विशेषताओं को मैंने यहाँ पर उद्धृत किया है कि पहला है व्यक्तिवाद। मैंने कहा था कल ही अपनी पूर्ववर्ती कक्षा में कि प्रयोगवाद का एक महत्वपूर्ण पड़ाव व्यक्ति अस्मिता रही है। तो लेकिन वह व्यक्तिवाद उत्तरदायित्व से परिपूर्ण है। वह केवल पाश्चात्य जो व्यक्तिवाद था वह नहीं है कि जीवन अपने तक ही सीमित हो और आगे समाज में उसका कोई उपादेयता नहीं हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक प्रभावी समाज तभी निर्मित होगा जब एक व्यक्ति संपन्न संस्कार निर्मित होता है, जब वह एक व्यक्ति सुरुचि संपन्न संस्कारों से पूर्ण होता है, तब वह एक प्रभावी समाज की स्थापना कर सकता है। यही कारण है कि उनमें वह व्यक्तिवाद स्थापित होता हुआ दिखता है। दूसरे स्टेज में आते हैं, यानी दूसरा जो उनकी विशेषता है, दूसरी विशेषता है वह है यथार्थवाद। जो कठोर यथार्थ है, जो वास्तविक यथार्थ है, वह अज्ञेय की कविताओं में, वह उनकी रचनाओं में झांकता है। उसको किसी आदर्श के सुंदर कलेवर से बढ़ने की कोशिश वो नहीं करते। उनकी तमाम रचनाओं में आप जाइए, वो आप देखेंगे, नदी के द्वीप में देखेंगे, कविताओं को छोड़कर अगर हम उपन्यासों में यात्रा करते हैं, अगर हम शेखर एक जीवनी में जाते हैं तो शेखर एक जीवनी भाग 1 और भाग 2 यथार्थ से ही निर्मित होता हुआ दिखता है। जो हमारे और आपके जीवन में, दैनिक जीवन में जो चीजें छोटी घटनाएं चल रही होती हैं, उन्हीं से वह निर्मित होता है। जब आप उस चीज को पढ़ेंगे तो आप स्वयं के साथ घटित होता हुआ वो चीजें देखते हैं। तो एक यथार्थवाद है जो उस दौर में चल रहा था, समाज के भीतर, व्यक्ति अस्मिता के भीतर, संस्कृति के भीतर, उसका चित्रण यथार्थवाद में कहते हैं। बौद्धिकता और नए मूल्यों का चित्रण, आप यह जानकर बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि जो पुरानी बौद्धिकता, या आप यह कह सकते हैं कि बौद्धिकता का दौर तो हर एक वाद में रहता है, लेकिन यह कहता था तो यह तर्क पे आधारित जो बौद्धिकता होती है वह उस पर आधारित है कि हर एक पर प्रश्न चिन्ह, हर एक तथ्य की अस्मिता पर हमें बारीक नजर रखना, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए उसके मूल स्वरूप को पहचानने की जो अक्षय जिजीविषा होती है वह बौद्धिकता के दायरे में आती है। और तब उससे जो नए मूल्य सृजित होते हैं, तब उससे जो नए भाव प्राप्त होते हैं,
हैं वह नव मूल्यों के चित्रण में, उनका चित्रण वो अपनी रचनाओं में करते हैं। इसके बाद वह जो चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी रही है वह है परंपरा का विरोध। मैंने पहले ही कहा कि प्रयोगवादी कवि कहता है कि वह किसी भी प्रकार के पुरातन परंपराओं को, किसी प्रकार की परिपाटी को, किसी भी प्रकार की स्थापना को नकारता है, वो उसको नहीं मानता है और उसके जगह पर वह सत्य के अन्वेषण की कोशिश करता है, नए मार्ग के खोजने की कोशिश करता है, उसके मार्ग का अन्वेषणकारी अपने आप को बतलाता है। वो बताता है कि हम प्रयोग करना चाहते हैं जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे वह भाव का क्षेत्र हो, चाहे वह कला का क्षेत्र हो। तो यही इसी के निमित्त वो परंपरा का विरोध भी करते हैं। और जब हम कला के क्षेत्रों में प्रविष्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे प्रयोग को उन्होंने भाव के क्षेत्र में किया, वही प्रयोग वो शिल्प के क्षेत्र में भी करते हैं, प्रतीकों के माध्यम से। जब वो कहते हैं कि कलगी बाजरे की, अब बाजरा आप जानते हैं और बाजरे का जो पौधा होता है उसकी कलगी के विषय में बात करते हैं, और यह एक नई प्रतीक और एक नए उपमान को लेकर दी गई दृष्टि थी जो शायद इसके पहले किसी साहित्य की धारा में उपस्थित हो। इसी के साथ वो हरे घास पर क्षण भर, थोड़ी देर के लिए ही सही, हरे घास पर बैठने की कोशिश करते, हरे घास पर जीवन के अवकाश को, जीवन के विशेष स्थिति को सोचने की कोशिश करते हैं। और एक और उदाहरण वो देते हैं, प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। अब ऐसे ऐसे तमाम जो नए नए प्रतीक है जो हमारे जीवन के हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम जिन चीजों को देखते हैं, प्यार का मुलम्मा छूट गया, तो ऐसे। अब ये मुलम्मा आप जानते हैं, मुलम्मा क्या होता है, किसी बर्तन के तह पे जो सतहें चढ़ी होती हैं उनको मुलम्मा कहा जाता है। अब वो छूट जाना, अब यह जो है यह हम जीवन के, व्यक्तिगत जीवन के या दैनिक जीवन के रोजमर्रा की चीजों में प्रयुक्त होने वाले जो वस्तुएं हैं, उनसे जो रूप हैं, जो तथ्य हैं, उनसे बिंबों और प्रतीकों को लेकर वह चलते हैं। तो यह उनकी कुछ प्रमुख काव्यगत विशेषताएं थी और यह उनका एक संक्षिप्त साहित्यिक परिचय था जो मैंने इस कक्षा में आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब जो मेरी आखिरी कक्षा होगी उस पर हम आपसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पर उनके एक साहित्यिक परिचय पर, संक्षिप्त साहित्यिक परिचय पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।